जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इस पोस्ट के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों का तीनों देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी, माही नदी, बनास और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से 2 नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी और माही नदी। ये दोनों नदी है जो कि अरावली पहाड़ी से के पश्चिम ओर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लूनी और माही नदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। ये जो लूनी नदी है इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। उस नदी को मृत नदी कहा जाता है जो जाकर कहीं पर नदी या किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है, उसे मृत नदी कहते हैं। क्योंकि लूनी नदी है जो कि इसका उद्गम तो होता है लेकिन यह कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। यह किसी नदी या किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, इसलिए इसे मृत नदी कहा जाता है। माही नदी है इसलिए महत्वपूर्ण है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरता है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसको ये 2 बार काटती है, इसलिए माही नदी है जो कि प्रचलित है। जो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है जो कि गुरु शिखर का हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न की सैंडल पीक अवस्थित है ग्रेट निकोबार में, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में और दक्षिणी अंडमान में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, पंचगंगा, मूसी और पेनगंगा। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कृष्णा नदी का निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? गंगा का मैदान, कोरोमंडल क्षेत्र, दक्कन का पठार और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी असिंचित यानी जिसकी सिंचाई की जरूरत अधिक नहीं पड़ती है तो दक्कन का पठार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है उसको क्या कहते हैं? 6वां प्रश्न का 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको लू कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तकनीकी जो उन्नति है ये दोनों में समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, निगम कर है और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यह किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, उदारीकरण या औद्योगिकरण। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो निजीकरण कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध है, आंशिक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रत्यक्ष संबंध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी प्रदूषण भी है, ओजोन क्षरण भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओजोन क्षरण से संबंधित जान लेते हैं। जो ओजोन क्षरण होता है ये CFC के कारण होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन परत जो होता है ये संताप मंडल में स्थित रहता है। ओजोन परत का अणु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन का 3 अणु होता है, इसका अणु सूत्र होता है O3। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत का क्या काम है? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण छोड़ा जाता है, तो ये ओजोन परत है जो कि उसको अवशोषित कर लेता है। अगर वो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाए तो उससे मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाएगा, इसी से बचाता है ओजोन परत। नेक्स्ट यहाँ पर 22 प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष से UNFCCC द्वारा स्वीकार गया था? बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1997 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13 प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है, दूसरी तरफ जिस राज्य में है उसका राज्य का नाम दिया गया, इसका मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। सिमलीपाल है जो कि ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। गिर है जो कि गुजरात में है। बब्बर शेर के लिए इसे जाना जाता है। जिम कार्पेट जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्पेट जो कि उत्तराखंड में है। सरिस्का है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से इसका मिलान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए सिमलीपाल एक के साथ गया है, यानी एक का एक के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, और उसके बाद से बी का गिर गुजरात यानी 4, बी के 4 के साथ, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न की सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? बीजांड में, अंडप में, अंडाशय में और परागकण में। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है अंडाशय में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी से, विटामिन बी से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। बताइए पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से विटामिन डी से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो सूर्य का जो सुबह का जो किरण होता है, प्रकाश होता है, उसमें ही विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को और डिक्टियोसोम को। बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर प्रोटीन का कारखाना पूछा गया है, तो प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का आत्महत्या का थैली, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना और ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि ATP के रूप में वहाँ पर ऊर्जा है जो कि संचित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 प्रश्न है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको पैक्रियोटिक कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? आलू, गाजर, शकरकंद और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 18 प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर ताना, जब भी ताना बोला जाए तो यहाँ पर आलू की तरफ जाइएगा, और जब भी जर बोला जाए तो जर ताना खाते हैं, आलू का ताना खाते हैं, और गाजर का जर खाते हैं। शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये सब का हम लोग जर खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए 19 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्लोएम है फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यानी फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए पेड़ पौधे के द्वारा जो भी भोजन तैयार किया जाता है तो वह पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना उसका मुख्य कार्य है। और जाइलम का कार्य क्या होता है, तो पृथ्वी से जल लेकर विभिन्न भागों में पहुंचाना जाइलम का कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है 1%। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है, एसिटिलीन बनाता है, मिथिलील बनाता है, फ्लोरेजेन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि एसिटिलीन बनाता है। जो फल होता है वह क्यों पकता है, तो एसिटिलीन के कारण ही पकता है, जो कि पौधे में ये उत्पन्न होता है, बनता है एसिटिलीन। और ऐसे मानव जनित रूप से कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग करके हम फलों को पकाने का काम करते हैं क्योंकि ये भी एसिटिलीन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 14 होती है, 18 होती है और 32 होती है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं के, एल, एम और एन। के कोष में कितना होता है, एल कोष में कितना होता है, एम कितना में और एन कितना। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है 2 गुने एन के पावर 2। इसके लिए फार्मूला होता है कि 2 गुने एन के पावर 2। यहाँ पर जो एन होता है, यहाँ के लिए 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है और एन के लिए 4 होता है। तो अगर के बात कर रहे हैं तो 2 और गुने यहाँ पर जो एन है, एन की जगह पर 1 है, 1 के पावर 2 करेंगे तो यानी 2। एन के कक्षा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। एल में तो 2 के पावर 2 यानी 4, 4 दूना 8, एल में 8 हो जाएगा, एम में 18 हो जाएगा, 3 के 9, 9 दूना 18 और 400 का 16, 16 दूनी 32 और एन कक्षा में कितना 32। तो यहाँ पर एन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा के तो के में 2 हो जाता, एल में कितना 8 हो जाता और एम में कितना हो जाता 18 और एन में हो जाएगा 32। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सारी गैसें हैं। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समूह 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसको वर्ग 18 भी, इसको शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल कर मुक्त करते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो OH- मुक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी स्थितिज ऊर्जा के विषय में यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है और ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तो ये सभी के सभी कथन है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो मान लेते हैं, यहाँ पर अगर बी को सही करना है तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं, यानी हो जाता है होता, अगर सही करना होता तो हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होता है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कंडला में, मुंबई में, नई दिल्ली में और विशाखापट्टनम में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कंडला बिल्कुल ही सही जवाब है। यह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, कंडला बंदरगाह। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न के भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना,
ये पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ? तो ये 5 वर्षों के लिए लाया जाता था योजना। 1951 से शुरू हो गया था पंचवर्षीय योजना। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चला था? तो 5, और ये 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग इसका स्थान पर लाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है पटना में, रांची में, झांसी में और करनाल में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे झांसी में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 21। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि सेवा के अधिकार के अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में और चीन में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ब्रिटेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? 4 यहाँ पर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। इसमें से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पर 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये तीनों का तीनों है जो कि गैर संवैधानिक निकाय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। यह एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव। बताइए पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं उस राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ अशोक मेहता समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यानी संवैधानिक प्रावधान है और किस देश के संविधान से लिया गया है, उसका स्रोत कौन सा देश है, इसको मिलान करना है। तो देखिए मंत्रिमंडल, चलिए तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। केंद्रीय राज्य संबंध है जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रीय आपात उपबंध है जो कि जर्मनी से लिया गया था। मूल अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया था। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व रूस को संविधान से लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और संविधान में संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया था? तो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वजीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न के 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अकबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यशोवर्मन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
41वां प्रश्न है कि व्हेन सॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न के सही आंसर क्या है। व्हेन सॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की में वर्णित है, सही है। व्हेन सॉन्ग ने बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन है जो कि सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सतलज, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था, शाह आलम द्वितीय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि प्रमुख जैन तीर्थकरों का अष्टनेमी यानी 22वें जो तीर्थकर थे जैन धर्म का, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी शंख, बिल्कुल ही सही जवाब है। सिंह किसका था, तो ये 24वें तीर्थकर जो थे महावीर, वर्धमान महावीर, उनका चिन्ह था वो सिंह था। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव प्रथम। दूसरा तीर्थकर अजीतनाथ थे। तीसरा तीर्थकर संभवनाथ थे। 22वां तीर्थकर अष्टनेमी थे। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर जी थे। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरु अंगद, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक देव को 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेरिस में, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यूनेस्को का भी मुख्यालय याद रखिएगा, यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यूएसए और कनाडा के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। ताप, ज्योति, तीव्रता, द्रव्यमान और आयतन। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है, तो आयतन है जो कि मूल राशि नहीं है। बाकी यहाँ पर ताप, ज्योति, तीव्रता और द्रव्यमान, ये तीनों का तीनों मूल राशि है। ताप का हो जाएगा केल्विन SI मात्रक, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला और द्रव्यमान का हो जाएगा kg। तो इस प्रकार से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में देखे। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।